इस सीरीज को डीमन एम्पर की जगह पे बुक ऑफ एस्पर के नाम से ही डाला करूंगा। तो यार आगे से अगर आपको इसको सर्च करना है तो इसके नाम बुक ऑफ एस्पर डाल के ही सर्च किया करें। तो बस इतना ही मेरे भाई। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो एपिसोड 204 की स्टार्टिंग में होंगफू अपनी मुट्ठी में उस स्टोरेज रिंग को लेकर के खड़ा होता है, पर अचानक वो जैसे ही अपनी मुट्ठी को खोलने लगता है, उसे देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब इसके आगे होंगफू अपनी मुट्ठियां खोल करके अपने हाथ की ओर देखता है, लेकिन उसके हाथ में वो स्टोरेज रिंग नहीं होती है, जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी वो बहुत ज्यादा गुस्से ऊपर की ओर देख करके जूफेंग को चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को दिखाते हैं कि जूफेंग सभी लोगों के पीछे एक पेड़ के साइड में बड़े ही आराम से खड़ा होता है और उन सभी लोगों को आवाज लगा करके बुलाता है, जिसे सुन करके वो सारे ही लोग बहुत ज्यादा हैरानी में पीछे की ओर देखने लगते हैं। अगर तभी जूफेंग बड़े ही आसानी से उन लोगों से पूछता है, क्या हुआ, आखिर तुम लोग मुझे क्यों बुला रहे हो, मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। फिर सभी लोग जूफेंग को देख करके कहते हैं, क्या तुम सच में अभी यहीं पे हो? जूफेंग उन लोगों से कहता है कि हाँ। एनीवे आखिर में उस फेक रिंग का क्या करता, मुझे तो वापस आना था ना। और फिर जूफेंग उन दोनों रिंग्स को निकाल के कहता है, यंग मास्टर होंगफू, आखिर कौन जानता था कि आप भी इसी चीज से डरते होंगे। फिर तुमने मेरे सामने वो ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स की स्टोरेज रिंग को नहीं रखा था, क्योंकि तुम डरते थे कि मैं सच में तुमसे वो ब्रीमिंग सीक्रेट पिल ना ले लूं। इसीलिए तुमने मुझे धोखा देने के लिए ट्राई किया, क्योंकि शायद तुम डरते थे कि तुम मुझसे हारने वाले हो। ये सुनकर के होंगफू गुस्से में कहता है कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि वो ब्रीमिंग सीक्रेट पिल मेरे पास है, तो सिर्फ अपने हाथ को उठा करके इधर उधर हिला रहा था। तो इसमें तो सिर्फ तुम्हारा ही फॉल्ट है, क्योंकि तुमने खुद ही ये सब समझ लिया था कि वो ब्रीमिंग सीक्रेट पिल मेरे हाथ में है, इसीलिए तुम अब मेरे ऊपर चीटिंग का ब्लेम नहीं लगा सकते। फिर जूफेंग कहता है कि ठीक है, ओके, मैं मानता हूँ, मगर अब इस टाइम वो ब्रीमिंग सीक्रेट पिल मेरे पास है, तो इसीलिए अब मैं इस बार सच में यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना कहकर के जूफेंग उनको फिर से बाय करता है और वहाँ से तेजी से चला जाता है। साथ ही उनसे फिर मिलने के लिए कहता जाता है। फिर लूफेंग को अचानक वहाँ से गायब होते हुए देख करके सभी लोग हैरानी में जूफेंग को इधर उधर देखने लगते हैं। साथ ही कहते हैं, क्या सच में वो यहाँ से चला गया? फिर लिन कहता है कि आखिर ये किस तरीके की आर्ट है, आखिर इसने किस तरीके की आर्ट को कल्टीवेट किया है, इससे कि ये कभी भी एक पल में आ जा सकता है। और तभी होंगफू किंगटियन को दिखाते हैं, जो कि दूसरी ओर मुड़ करके देख रहा होता है। योमिंग वैली का यंग मास्टर होंगफू से कहता है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर, क्या ये शॉर्ट टर्म गेम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? फेंग ने आज यहाँ पे अपनी इन मिस्टीरियस एबिलिटीज की वजह से हमसे कुछ ज्यादा ही अलग साबित कर दिया, लेकिन अब हमें इसकी ये कभी भी गायब हो जाने वाली आर्ट से डील करने के लिए कोई रास्ता निकालना ही होगा। पिलकिंग हॉल का यंग मास्टर भी डरते हुए कहता है, अगर हम उसे अपने ट्रैप में फांस नहीं सकते तो जिस दिन वो हमसे लड़ेगा उस दिन वो एक एक करके हम सभी लोगों को मार डालेगा, जबकि दूसरी ओर हम लोग उसे टच भी नहीं कर पाएंगे। फिर योमिंग वैली के यंग मास्टर होंगफू से कहता है, एल्डेस्ट यंग मास्टर, हम उसे ऐसा करने नहीं दे सकते। मगर होंगफू उससे कहता है कि मेरे लिए ये चीज कोई मैटर नहीं रखती, क्योंकि सरलैंड ने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि हमारा पहला प्लान इससे डील करने का कामयाब नहीं होगा। और ये सुनकर के योमिंग वैली का यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए उससे कहता है कि आपका मतलब, इसका मतलब मैं अब समझा कि मैं बिखरे हुए पीपल्स को एक साथ गैदर करूंगा और उन सभी लोगों को हार्डली इंस्ट्रक्ट करूंगा। तभी होंगफू उन लोगों से जाते हुए कहता है कि अब इस चीज की जरूरत नहीं है, जूफेंग ने इन लोगों को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डरा दिया है, बस तुम इन सभी लोगों को यहीं पे बीस्ट किंग माउंटेन में मरने के लिए छोड़ दो, की जगह तुम लोग उन लोगों की जाकर के मदद करो, क्योंकि अभी भी हमसे अलग भटक रहे हैं। फिर होंगफू की ये बात सुनकर के वो तीनों ही सेवन फैमिली के एल्डर्स काफी ज्यादा दुखी होते हुए होंगफू से कहते हैं कि ये लोग कुछ दिनों से हमारे साथ हैं और साथ ही इन लोगों ने हमारे साथ मिलकर के काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है, क्या हमें इनके साथ सच में ऐसा करना चाहिए? मगर फिर होंगफू उन लोगों से कहता है, तुम लोग हेल्प और बोझ के बीच के अंतर के बारे में नहीं जानते। और फिर होंगफू उन दोनों के डिफरेंस के बारे में उन लोगों को बताने लगता है। हेल्प वो चीज है जो कि मुझे मेरे मकसद को हासिल करने में मदद करती है, कि बर्डन हमारे खिलाफ खड़ा रहता है। आज ये एक दिन का मतलब होगा जिंदगी और मौत के बीच का अंतर। उन लोगों ने भले ही इससे पहले मेरी कभी मदद की होगी, लेकिन अब ये लोग जूफेंग की वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, इसलिए अब आगे ये
मेरे लिए कोई काम नहीं आ सकते। अतः इन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करने से पहले ये सोचा जरूर होगा ये जगह उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इवन की इतनी ज्यादा खतरनाक कि उनकी यहाँ पे मौत भी हो सके। और इसीलिए मैं इन लोगों को यहाँ पे छोड़ करके जा रहा हूँ। और क्या अब तुम लोग इन कमजोर बर्डन लोगों के लिए जू फेंग को मारने की हिम्मत कर सकते हो? और ये बात सुनकर के उन तीनों को तो बहुत ज्यादा शौक लग जाता है। और फिर होंगफू उन लोगों से कहता है, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि क्यों मैंने ड्राफ्टिंग फ्लावर हाउस के ग्रुप को वहाँ पे क्यों नहीं मार डाला? हाँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो सभी लोग जू फेंग के ऊपर एक बर्डन है। जब चिऊ किंग चैन ने उसे यहाँ पे मदद के लिए बुलाया था, उस वक्त वो बिना कुछ जाने चिऊ किंग चैन की मदद के लिए यहाँ पे आ गया। इसीलिए अब हम इस चांस को अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। उसको वहाँ पे जिंदा रखने का आज फायदा उठाएंगे। और ये ट्रैप बिल्कुल इतना ज्यादा अच्छा होगा, इवन की जू फेंग के पास भी इससे निकलने के लिए कोई चॉइस नहीं होगी। बट इसके लिए मुझे अभी ही जंप करना होगा। फिर तभी इसके बाद सीन जू फेंग की ओर दिखाया जाता है। जू फेंग आसमान में उड़ते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि वाकई में उसने बिल्कुल सही देख लिया। और हालांकि ये मेरी चिंताओं में सबसे कम है, लेकिन अगर मैं उस समय इतना ज्यादा इंडिफरेंस नहीं होता तो यानफू अब तक जमीन पे मरा पड़ा हुआ होता। सच में वो इतना ज्यादा क्रूल है कि वो एक सिर्फ गलती या डाउट के होते हुए भी किसी को भी वहाँ पे मार सकता है। इस साइकोलॉजी की वॉर में मैं पहले से ही एक नुकसान में हूँ और पहले ही मैंने उसके सामने वो सब एक्सेप्ट कर लिया है जो भी उसने वहाँ पे सेटअप किया था। हालांकि मैं कहता हूँ कि डिमोनिक पार्ट सबसे ज्यादा क्रूल और निर्दयी है, लेकिन फिर भी बैटल में इतने ज्यादा बर्डन के साथ फाइट लड़ना बहुत ज्यादा हार्ड है। और इतना कहकर के जू फेंग अपनी स्पीड को और ज्यादा तेज बढ़ा लेता है। साथ ही कहता है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी मुझे उन चाबियों और यहाँ के एग्जिट को ढूंढना होगा, जिससे कि मैं उन सभी लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ बीस्ट किंग माउंटेन से बाहर निकाल पाऊँ, जिसके बाद मैं यहाँ पे फ्रीली एक्ट कर सकता हूँ और आसानी से यहाँ का सारा काम खत्म कर सकता हूँ। लेकिन फिर यहीं पे ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है और अब इसके नेक्स्ट 2 एपिसोड नेक्स्ट सैटरडे को आएंगे। और अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट बना रहा तो मैं उन्हें भी इजीली आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन साथ ही जब तक इसके नए एपिसोड रिलीज नहीं होते हैं तब तक मैं आपके लिए एक नई सीरीज लाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज जरूर आप मुझे कमेंट में एक ऐसी सीरीज के बारे में बताएं जो कि काफी ज्यादा अच्छी भी हो और साथ ही उसके ऊपर कोई स्ट्राइक की दिक्कत भी ना हो। तो बस इतना ही। तो ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब